हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम की थी कि किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है तब यह या तो ग्रुप की कोटि के बराबर होती है या उसी ग्रुप की कोटि से कम होती है। अब आज के लेक्चर में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी 2018 में आ चुकी है। तो देखो करते हैं थ्योरम स्टार्ट, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखो और बता देता हूँ मैं, जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जैसे हमारे ये जो अप्रैल महीने में है ना, अप्रैल महीने में आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एक बार मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। देखो कि क्योंकि कुछ बच्चे टेंशन में आ रहे हैं कि सर आप जल्दी जल्दी वीडियो डालो, एक एक घंटे की वीडियो डालो। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अप्रैल महीने में है ना, हमारा ये टारगेट है कि अप्रैल महीने में आपकी 2 बुक्स कंप्लीट हो जाएगी। एक तो एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा और दूसरी बुक हो जाएगी आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये दोनों पेपर आपके कंप्लीट हो जाने वाले हैं अप्रैल मंथ में, कंप्लीट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? कंप्लीट। ये पेपर कंप्लीट होने के बाद में आपको पता है कि ये 40 नंबर का, ये 40 नंबर का, ये प्रैक्टिकल 30 नंबर का है ना। तो कितने हो गए? 110 नंबर का मैटर आपके पास रहेगा। इसके बाद में जो थर्ड पेपर होगा आपके पास मैकेनिक्स का, वो मैं स्टार्ट करवाऊंगा। वो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी 1 यूनिट तो आपको ये मान लो 5 दिन में ही या 4 दिन में ही आपको मिल जाएगी 1 यूनिट पूरी। तो अपने पास देखो 40 40 80 और एक ये यूनिट हो गया 88, 118 नंबर का आपको मैटर मिल जाएगा। अब आप देखो 118 नंबर का मैटर कम होता है क्या? 118 नंबर का मतलब ये है कि आप यदि 100 भी लाते हो ना इसमें से, तो भी आपके आराम से मस्त वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको सिलेबस आपको है ना एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे पूरा करवाने की, लेकिन 2 पेपर तो आपको इस अप्रैल महीने में ही कंप्लीट करवाने वाले हम, ठीक है। इसलिए आप तो बस सिर्फ ये है कि आप इन बुक्स को रिवाइज करते रहो बार बार में, क्योंकि आपके पास फिर टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके पास फिर टाइम कैसे नहीं मिलेगा कि जैसे आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ लिया, फिर वापस थोड़ी ना रिपीट करोगे। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके ना उतनी बार उसको रिपीट कर लो, जिससे कि ये चीज़ें आपके अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। और फ्रेंड्स के साथ तो शेयर करा करो वीडियो, जिन्होंने कोर्स नहीं परचेज किया है। क्योंकि देखो कोर्स परचेज करते हैं तो कम से कम भी 5 से 6 हज़ार रुपये लगते हैं। और आपको ये लग रहा है कि मेरी वीडियो अच्छे हैं और कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा है आपको, तो आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो फ़ायदा उठा सके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को है ना करते रहो। और फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की मैं वीडियो डाल रहा हूँ अप्रैल महीने में। ये दोनों बुक्स आपको, दोनों पेपर कंप्लीट मिल जाएंगे, कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएंगे। फिर हमारा थर्ड पेपर रहेगा मैकेनिक्स। तो मई के महीने में हम स्टार्ट करेंगे 1 मई से, या जब भी ये बुक पेपर कंप्लीट हो जाएंगे तब भी हम मैकेनिक्स को स्टार्ट कर देंगे। और इसके ये है कि इसके सवाल ही सवाल है, कुछ थ्योरी है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इनको जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकते हैं। कम से कम हम मैकेनिक्स में यदि 3 यूनिट भी कर लेंगे ना कवर, तो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्योंकि 3 यूनिट का मतलब क्या हो गया? 24 नंबर का यहाँ से मैटर तैयार करना। 80 24 कितना हो गया? 104 और 30 कितने हो गए? 134 नंबर का मैटर है। आप ये मत सोचो कि सर आप करवा नहीं रहे हो क्योंकि आपके पास, भाई मान लो कि आपके पास सर कि आप 100 नंबर का मैटर करवाओगे क्या? मेरा टारगेट है कि 130 प्लस में आपको पूरा मैटर मिल जाए। 130 का मैटर मिल जाएगा ना आपको। भाई 30 प्रैक्टिकल की भी जोड़ रखे मैंने, 30 प्रैक्टिकल का हटाओ तो 120 नंबर का मैटर होता है। 120 में मैं कोशिश करूंगा 100 प्लस का मैटर देने की। यदि 100 प्लस मैटर मिल जाएगा तो आप नंबर तो लेके आओ उनमें। आप ये सोचोगे कि सर हम पूरा पढ़ के जाएंगे और तीनों पेपर के 5-5 यूनिट पढ़ के जाएंगे, 15 यूनिट पूरी पढ़ के जाएंगे, 15 में से हमारी क्या पता 10 तो सही होगी। ऐसा मत करो। आप करो कि चाहे आप 12 यूनिट पढ़ के जाओ अच्छे से, 12 में से ऐसे टारगेट करो कि अपना क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। तो 12 की 12 यूनिट यदि सही करोगे तो 12 इंटू 8 करो, कितना होता है? 96 नंबर होते हैं। और 96 में 30 ऐड करो, कितना होता है? 126 नंबर होते हैं। 126 नंबर मैथमेटिक्स में लाना बहुत बड़ी बात है। यदि आपके मैथ्स में 126 नंबर आ रहे हैं तो ये मान के चलो कि आपकी परसेंटेज 75 प्लस में या 75 के पास में ही रहने वाले। इसलिए फाइनल में स्कोरिंग होता है, इसलिए ज़्यादा स्कोरिंग वाले मैटर होता है आपका मैथमेटिक्स। जिस भी बच्चे के 120 प्लस में मैथ्स में आ गए तो उसका मान के चलो आप कि उसके 72 से प्लस में ही परसेंटेज होते हैं। यदि उसने फिजिक्स को अच्छे से पढ़ लिया, केमिस्ट्री भी यदि अच्छे से निकाला, तब तो आपके 75 प्लस है, अदरवाइज 72 से प्लस में ही होते हैं, ठीक है ना।
तो आप इनको पढ़ा करो और इनको रिवाइज करने की कोशिश किया करो ज़्यादा से ज़्यादा बार। ये आप मत सोचा करो कि सर आप इतना नहीं करवा पा रहे हो, ये नहीं करवा पा रहे हो। मेरी जिम्मेदारी है, मैंने आपको पहले कहा था जब सिलेबस हमारा स्टार्ट हुआ था तभी मैंने कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की, है ना। तो कुछ कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पाते, है ना। तो ये कोशिश करो। मैंने अभी तक आपको उसमें करवा दिया, उसमें अब 2 यूनिट बच रही है अपनी, 3 यूनिट तो शायद पूरी नहीं हुई है, उसके एग्जाम्पल्स बाकी हैं, वो भी मैं करवा दूंगा। उसको भी मैं साथ लेने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें हम कम से कम 2 यूनिट यहाँ से पढ़ लेना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, तो फिर आप क्या होगी, आपके पास टोटल यूनिट कितनी हो जाए, 5 यूनिट हो जाए। और 5 यूनिट का मतलब कितना होता है, आपको पता है कि 1 यूनिट 8 नंबर की होती है, तो 40 नंबर का मैटर। तो कोशिश ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की, और मैटर है वो मेरी टेंशन है, मैं आपको पूरा मैटर करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं परमे को। ज्ञान दे दिया आज का बहुत ज़्यादा, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं मैटर, है ना। और अब आपको वीडियो कम से कम आपको 1 घंटे के वीडियो मिलेंगे, ठीक है ना। तो परमे स्टार्ट करते हैं। परमे क्या कहती है कि ग्रुप में किसी अवयव की कोटि, ग्रुप में किसी अवयव की कोटि, ग्रुप में किसी अवयव की कोटि ग्रुप में किसी अवयव की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर होता है, सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर होता है। प्रतिलोम की कोटि के समान होती है, प्रतिलोम की कोटि के समान होती है। ये अपने को प्रूव करना है, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ इनवर्स, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स दोनों बराबर होते हैं। ये आपको प्रूव करना है। ये आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी 2018 में लेटेस्ट में यदि बात करें तो 18 में आ चुकी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, और ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम। पहले मैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूं कि ये थ्योरम कहना क्या चाहती है, ठीक है, फिर हम इसको प्रूफ करने वाले, ठीक है ना। तो देखो, तो जो मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ वो एग्जाम्पल आपको एग्जाम में नहीं लिख के आना, आपको सिर्फ वो समझने के लिए, ठीक है ना। क्या एग्जाम्पल के थ्योरम क्या कहना चाह रही है कि ग्रुप में किसी भी अवयव की कोटि, एक जी मान लो ग्रुप मान लिया, उसमें कोई भी अवयव की हम कोटि निकालेंगे, वो उसके प्रतिलोम की कोटि के क्या होगी, समान होगी। वो क्या होगी कि किसी भी अवयव की कोटि सदैव प्रतिलोम की कोटि के, सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होगी। मतलब जो अवयव है और उसका प्रतिलोम है, उन दोनों की कोटि क्या होगी, बराबर होगी। मतलब ऑर्डर ऑफ ए है वो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के बराबर है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे आपको एग्जांपल समझाता हूं। जी बराबर क्या है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये हमने क्या ले लिया, एक ग्रुप ले लिया। संक्रिया क्या है, गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो मैंने ऑर्डर ऑफ 1 निकाला, तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना होता है, 1 होता है ना। क्यों, क्योंकि तत्समक अवयव की कोटि कितनी होती है, 1 होती है। ऑर्डर ऑफ -1 कितना था, लास्ट वाले में देखा था, 2। ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना होता है, 4। और ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा कितना होता है, 4। ये होता है, ये बताया था मैंने। अब देखो इसकी संक्रिया सारणी बनाऊं, पहले आप प्रतिलोम देखो। ये एग्जांपल मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि संक्रिया सारणी कैसे बनाते हैं। तो संक्रिया सारणी बनाओ, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। गुणा संक्रिया के लिए तो 1 यहाँ पे -1, यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे माइनस आयोटा, यहाँ पे -1 +1 माइनस आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर -1, और यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे माइनस आयोटा, और यहाँ पे क्या आ गया, -1, और ये आ गया +1। यहाँ पे माइनस आयोटा प्लस आयोटा, और यहाँ पे माइनस आयोटा, और यहाँ पे -1। अब मैंने आपको बताया था कि इसको ग्रुप चेक करने के लिए अपन क्या चेक करते हैं, समवर्तता, साचर्यता सब चेक करते हैं ना। लेकिन अपने को यहाँ पे सिर्फ काम किसका है, प्रतिलोम निकालना है। अपने को ये देखना है कि 1 का प्रतिलोम क्या है, -1 का प्रतिलोम क्या है, आयोटा का प्रतिलोम क्या है, और माइनस आयोटा का प्रतिलोम क्या है। मैं डायरेक्ट भी आपको चीज समझा सकता कि इसमें अपने यहाँ से हम देख सकते थे कि इसकी कोटि और इसकी कोटि बराबर है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ आयोटा और ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा, ये जो आयोटा है
वो इसका प्रतिलोम क्या होता है, माइनस आयोटा। दोबारा सीधा भी समझा सकता है, लेकिन मैंने आपको ये संक्रिय सारणी इसलिए बना के बताई कि सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि 1 का प्रतिलोम क्या है, -1 का प्रतिलोम क्या है, आयोटा का प्रतिलोम क्या है, माइनस आयोटा का प्रतिलोम क्या है। तो यहाँ से मैंने आपको प्रतिलोम चेक करना बताया था। प्रतिलोम कैसे चेक करते हैं, जहां जहां पे तत्सम का अवयव होता है वहां वहां इंडिकेट करो, तो 1 को इंडिकेट कर लो और ये, ठीक है। तो 1 का प्रतिलोम तो क्या है, 1 है, 1 का प्रतिलोम 1। -1 का प्रतिलोम क्या है, -1। आयोटा का प्रतिलोम क्या है, माइनस आयोटा। और माइनस आयोटा का प्रतिलोम क्या है, यहाँ पे गलत लिख दिया ना, एक मिनट रुको, पूरा एक बार वापस लिखते हैं। माइनस आयोटा और ये क्या हो गया, प्लस आयोटा, और यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1। तो यहाँ पे प्रतिलोम क्या आएगा बताओ, 1 आएगा ना, ये 1 इंडिकेट करना है। तो माइनस आयोटा का प्रतिलोम कैसे आ रहा है, माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से गुणा करने पर। अब देखो अपनी थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ये कहती है कि जो अवयव है उस अवयव के प्रतिलोम, उस अवयव की जो कोटि है वो उसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर है। तो यहाँ से देखो मैं यदि आयोटा की बात करूं, आयोटा का प्रतिलोम क्या होता है, माइनस आयोटा। इसका मतलब जो आयोटा का ऑर्डर होगा वही माइनस आयोटा का ऑर्डर होगा। तो यहाँ बताओ ऑर्डर ऑफ आयोटा और ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा दोनों बराबर है या नहीं, ये देखो दोनों बराबर है ना, 4। अरे भाई मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको ये बोला है कि जो अवयव है और उसके प्रतिलोम का जो अवयव है उसका जो प्रतिलोम है उन दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। सेम है ना, यहाँ देखो। तो ये थ्योरम ये कहती है कि ग्रुप में किसी अवयव की कोटि है वो सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है। तो यदि आयोटा का प्रतिलोम माइनस आयोटा है तो दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। सेम है ना, इसलिए अब माइनस आयोटा का प्रतिलोम क्या है, प्लस आयोटा। तो माइनस आयोटा का भी ऑर्डर वही होगा जो प्लस आयोटा का होगा। तो ये थ्योरम ये कहना चाहती है। लेकिन अपने को प्रूफ कैसे करना है, थ्योरेटिकल प्रूफ करना है अपने को एग्जांपल से। तो हमने ये समझ लिया कि भाई किस प्रकार से ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये थ्योरम क्या कहना चाह रही है कि ग्रुप में किसी भी अवयव की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के समान आती है। यहाँ समझ में आ गया इतना। अब देखो हम करते हैं इसको थ्योरम से कैसे प्रूव करते हैं, इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ से मैंने आपको बताया है कि लास्ट जो लेक्चर है उससे लेकर जब तक ये इस यूनिट का पहला पार्ट कंप्लीट होगा, पहली यूनिट कंप्लीट होगी, तब तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और यहाँ से आप वीडियो को, यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आता, देखो हो सकता है कि आपको एक बार में नहीं समझ में आए, तो आप एक बार नोट्स बना के फिर उसको वापस आप इसको वीडियो को देखो, जिससे कि वो रिवाइज अच्छे से हो जाए। और क्योंकि देखो एग्जाम के लास्ट टाइम में तो आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि भैया आपकी मान लो 2 दिन की छुट्टी आएगी तो आप वीडियो थोड़ी ना देखोगे, आप तो आपके जो नोट्स बनाए हुए हैं नोट्स से ही तो रिवाइज करोगे। इसलिए एक बार 2 बार अच्छे से आप समझ लो और समझने के बाद में क्या करो, इनको लिख लिख के याद कर लो और फिर आपके अच्छे से ये तैयार हो जाएगी थ्योरम। ठीक है ना। तो देखो प्रूफ करते हैं, स्टार्ट। ये आप लिखना चाहो ऊपर वाली चीजें लिख सकते हो नोट्स में, आपके समझने के लिए। एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आपको सिर्फ सिद्ध करके आना है, यहाँ से करना है। माना, अब देखो समझ में आ गया ना जो अपने को प्रूव करना है। तो देखो माना जी ग्रुप है, तो हमें जो सबसे पहले जो दिया हुआ होता है ना उसको लिख लेते हैं। माना जी क्या है, ग्रुप है। जो दिया हुआ है जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। माना जी ग्रुप है तथा ए बिलोंग्स टू जी। अब आपको पता है कि कोई ग्रुप होता है तो ग्रुप में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होता है। यदि मैं ए बिलोंग्स टू जी ले रहा हूं तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, तब ए इनवर्स भी तो जी से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि ग्रुप यदि जी और स्टार मिलकर ग्रुप बना रहे हैं, जी और स्टार यदि ग्रुप मिलकर ग्रुप बना रहे हैं, इसका मतलब उसमें समर्थता भी होगी, साचर्यता भी होगी, तत्समक अवयव का अस्तित्व भी विद्यमान होगा और प्रतिलोम अवयव का, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान होगा। तो तथा ए बिलोंग्स टू जी और तब ए इनवर्स भी बी से बिलोंग करेगा। तथा माना, अब देखो हमको क्या सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ ए है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के बराबर सिद्ध करना है। तो ऑर्डर ऑफ ए को मैं कुछ मान लेता हूं और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को मैं कुछ मान लेता हूं। तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू मैंने मान लिया एम। अब आपको पता है कि जब भी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम लिखा हुआ था तो हम इसको यहां से क्या लिख सकते हो, ए की पावर एम इक्वल टू ई लिख सकते हो। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ना, क्या बताया था,
जो देखो मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ ना, वो आपको लिखने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बताता हूँ मैं यहाँ पे, तो वो लिख मत लेना आप। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है, तो इसका मतलब ए की पावर एन इक्वल टू ई लिख सकते हैं। इसी प्रकार ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए की पावर एम इक्वल टू ई। यहाँ तक क्लियर है। तथा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स मैंने कुछ मान लिया एन, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर क्या मान लिया एन, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर -1 की पावर एन इक्वल टू ई। यहाँ तक समझ में आ गया क्या आपको? ये बताऊँ कि माना जी ग्रुप है और ए बिलोंग्स टू जी। अब ए यदि जी से बिलोंग करेगा तो उसका इनवर्स भी तो जी में विद्यमान होगा, तब ए इनवर्स भी जी से बिलोंग करेगा। अब अपने को सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स सिद्ध करना है। तो इसको मैं कुछ मान लेता हूं एम और इसको मैं कुछ मान लेता हूं एन। ऑर्डर ऑफ ए यदि एम है तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ से, ए की पावर एम इक्वल टू ई। और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर यदि एन है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर -1 एन बराबर ई लिख सकता हूँ क्या नहीं लिख सकता हूँ? यही लिखा है मैंने, समझ में आ गया? अब देखो अब आपको जो सिद्ध करना है ना उस चीज को लिखते हैं। अपने को क्या सिद्ध करना है कि दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ए है वो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब अपने को सिद्ध करना है कि एम बराबर एन होना चाहिए। तब सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ये अपने को सिद्ध करना है। अर्थात अपने को क्या सिद्ध करके बताना है, एम बराबर एन सिद्ध करना है। यहां तक समझ में आ गया क्या? बताओ आप, दोबारा बता देता हूं। माना जी ग्रुप है तथा ए बिलोंग्स टू जी है, तब ए इनवर्स भी तो जी में विद्यमान होगा। क्यों? क्योंकि यदि एक अवयव जी में विद्यमान है तो अपने को पता है कि जी की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होता है। इसका मतलब ए यदि जी से बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स भी तो जी में विद्यमान होगा। और हमने सिद्ध क्या करना है, ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। तो ऑर्डर ऑफ ए को मैंने मान लिया एम, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर एम इक्वल टू ई। तथा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर मैंने क्या मान लिया एन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए की इनवर्स ए की पावर -1 की पावर एन बराबर ए लिख सकता हूँ। तब अपने को सिद्ध करना है कि दोनों का ऑर्डर बराबर है। इसका मतलब अपने को सिद्ध करना है कि एम बराबर एन सिद्ध करना है। यहां तक क्लियर है सबके? अब देखो, जब भी आपको एलजेब्रा में एम बराबर एन सिद्ध करना होता है तो अपने को क्या बताना होता है, अपने को बताना होता है कि एम इज लेस देन एन और एन इज लेस देन एम, ये चीज दिखानी होती है। एम एन का सबसेट बताना होता है और एन एम का सबसेट बताना होता है। एम यदि एन का सबसेट हो जाए और एन एम का सबसेट हो जाए तो यहाँ से आप दोनों समीकरणों से क्या लिख सकते हो, एम बराबर एन लिख सकते हो। तो मैं इस चीज को सिद्ध करूंगा पहले और फिर मैं इस चीज को सिद्ध करूंगा, फिर उसके बाद में मैं समीकरण 1 और 2 से दोनों से क्या लिख दूंगा, एम बराबर एन लिख दूंगा। एम बराबर क्या लिख दूंगा, एन लिख दूंगा। यहां तक समझ में आ गया? जब भी अलजेब्रा में एम बराबर एन सिद्ध करना हो तो अपने को कैसे सिद्ध करना है कि एम को लेस देन एन बताना होगा, एन को लेस देन एम बताना होगा, जिससे हम समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख देंगे, एम बराबर एन होगा। यहां तक समझ में आ गया? तो देखो सिद्ध करते हैं 1 बाय 1 सारी चीजें। बहुत अच्छी थ्योरम है। और देखो ये आप थ्योरम रटने की सोचोगे ना कि मैं थ्योरम को रट के चला जाऊंगा, तो भाई जी रटी तो जाएगी नहीं इतनी सारी थ्योरम। इसलिए जितना समझ सकते हो उतना समझने की कोशिश करो। अब देखो मैं आपको आराम आराम से समझा रहा हूँ, चाहे अपने सिलेबस चाहे 2 दिन बाद में हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि अपन समझ के कर लिया तो ये मान के चलो लाइफ टाइम तक याद रहती है। जो चीज आप समझ सकते हो ना वो चीजें ज्यादा टाइम तक रहती है, और रटके वाली जो आप चीज रट के जाते हो तो वो ज्यादा टाइम तक टिकती भी नहीं है, और उसमें गलती होने की संभावना भी ज्यादा होती है। ठीक है ना? तो देखो अब अपने को क्या सिद्ध करना है, एम बराबर एन है तो एम को अपने को दिखाना है, एन को हमको लेस देन एम दिखाना है और एम को लेस देन एन बताएंगे। दोनों को यदि आपस में लेस देन बता देंगे ना तो उस समीकरण से हम 1 और 2 को दोनों का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि एम बराबर एन लिख देंगे। अब समझना, देखो अब मैं किसको लेकर चल रहा हूँ, ए की पावर एम इक्वल टू ई को लेकर चल रहा हूँ। यहां से देखो ए की पावर एम इक्वल टू ई, अपने को क्या करना है कि ए की पावर एम इक्वल टू ई को लेकर चल रहे हैं और उसमें इनवर्स को इंक्लूड कराएंगे। क्यों? क्योंकि जिससे हम क्या लिख सकते हैं, एन का यूज कर सके। दोबारा देखो, ए की पावर एम इक्वल टू ई ले रहे हैं ना, तो इसमें हम इनवर्स का क्या कराएंगे, इनवर्स को इंक्लूड कराएंगे। इनवर्स को कैसे इंक्लूड कराएंगे, दोनों तरफ इनवर्स कर देंगे। देखो तो यहां से ई का इनवर्स, तो यहां से इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए की पावर -1 एम इक्वल टू ई का इनवर्स क्या हो जाएगा, ई। यहां से क्या हो जाएगा,
कि a की पावर -1 की पावर m इक्वल टू ई है। इसका मतलब इधर देखो, अपने को पता है कि यदि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n इक्वल टू ई लिख सकते हैं। और यदि आपके पास a की पावर n इक्वल टू ई लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ a का मान लेस देन n लिख सकते हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी आपको ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n लिखा हुआ आता है, तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हो a की पावर n इक्वल टू ई। और जब भी आपके पास a की पावर n इक्वल टू ई लिखा हुआ है, तो उसको आप लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ a है वो लेस देन n हो जाएगा। अब यहाँ देखो, इसको पढ़ो, a की पावर -1 की पावर m इक्वल टू ई है ना। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a इनवर्स है वो किससे छोटा हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स किससे छोटा हो जाएगा, m से छोटा हो जाएगा ना। ऑर्डर ऑफ a इनवर्स किससे छोटा हो जाएगा, m से छोटा हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ a इनवर्स किसके बराबर मान रखा है, n के, तो n इज लेस देन m हो गया। ये हो गया समीकरण संख्या। यहां तक समझ में आ गया क्या, बताओ। a की पावर m इक्वल टू ई लेकर चले थे हम, ठीक है। यहां से क्या करवाया कि हमें n को इंक्लूड कराना है। n को इंक्लूड कराने के लिए आपको पता है कि n किस में है, n इसमें ही है ना। इसको इंक्लूड कराने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इन्वर्स कर दिया, और दोनों तरफ इन्वर्स कर दिया तो फिर हमने ये लिख दिया। और इस चीज से हम क्या लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है वो लेस देन किससे हो जाएगा, m से हो जाएगा। इन चीजों से लिख सकते हैं ना, तो n इज लेस देन m हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबके, आराम आराम से समझते जाओ, और बहुत ईजी थ्योरम है ये। अब इतना भी आपको अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि देखो चीजें हैं कि आपको समझने की जरूरत है। अब अपन देखो m को लेस देन n बताएंगे, और m को लेस देन n बता दी, क्या कर देंगे फिर समीकरण 1 और 2 से m बराबर n लिख देंगे। ठीक है ना। तो अब देखो पुनः अब इसको लेकर किसको लेके चलेंगे, पुनः अब a इनवर्स की पावर n बराबर e, इसको लेकर चलेंगे। अब दोनों तरफ वापस क्या कर दो, इनवर्स कर दो। लेकिन उससे पहले मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a की पावर n इनवर्स, और यहां से मैंने लिख दिया e। अब दोनों तरफ वापस इनवर्स कर दो, क्यों, क्योंकि अपने को m इंक्लूड कराना है। तो m इंक्लूड कराने के लिए अपने को इनवर्स हटाना पड़ेगा, और इनवर्स हटाने के लिए क्या करेंगे, वापस इनवर्स करेंगे। तो ये अपने इनवर्स हो गया। तो ये क्या हो गया, a की पावर n इक्वल टू e, और a की पावर n को इक्वल टू e है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a किससे छोटा हो जाएगा, n से। और ऑर्डर ऑफ a क्या है अपने पास, m। ऑर्डर ऑफ a कितना दे रखा है, m, तो यहाँ से m है वो n से छोटा हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण संख्या 2। और समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि m बराबर n। एक आपको बताया था कि अलजेब्रा में m बराबर n जब भी सिद्ध करना हो तो m इज लेस देन n बता दो, और n को लेस देन m बता दो, तो m बराबर n। और m को जब n के बराबर हो गया तो m क्या था, ऑर्डर ऑफ a, और n क्या था, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। यहाँ से ये सिद्ध हो गया, ये अपने को सिद्ध करना था। लेकिन देखो ये तो पहला केस था, लेकिन मान लो कि ऑर्डर ऑफ ए है वो अपरिमित हो जाए। अब देखो दूसरा आगे वाला पार्ट इसका, अब देखो अपने को क्या सिद्ध करना है। ये तो हमने क्या कह दिया, कोई नंबर लेकर सिद्ध कर दिया कि हमने ये बता दिया कि यदि ऑर्डर ऑफ ए मान लो 4 है, ये तो मान लिया जैसे मान लो कोई ग्रुप आपके पास फाइनाइट ग्रुप दे रखा हो जी बराबर, ये तो हमने क्या लिया था -1 प्लस माइनस आयोटा, ये सिद्ध किया था कि मान लो ऑर्डर ऑफ, जैसे हमने निकाला था आयोटा का मान 4 था, तो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा भी कितना था, 4 था। इस प्रकार से प्रूव किया था। ये तो कब किया था, जब जी क्या था, फाइनाइट था। लेकिन जी मान लो इनफाइनाइट हो, तब क्या होगा, यदि जी इनफाइनाइट होगा तो ऑर्डर ऑफ ए यदि इनफाइनाइट है, यदि मान लो ऑर्डर ऑफ ए है वो इनफाइनाइट है, तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा ना भाई। मान लो यदि जी क्या हो, फाइनाइट ग्रुप हो, इनफाइनाइट ग्रुप हो, तो इनफाइनाइट ग्रुप होगा, तब बताओ कि ऑर्डर ऑफ ए का यदि मान लो ऑर्डर ऑफ ए है वो इनफाइनाइट है, तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी इनफाइनाइट होगा ना। ये सिद्ध करके दिखाएंगे अब। तो देखो, तो के सेकंड लेंगे, तो देखो के सेकंड माना, ऑर्डर ऑफ ए मान लो इनफाइनाइट है, अपरिमित है,
यदि ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, है ना। तो ऑर्डर ऑफ ए भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। फिर हम ये सिद्ध कर देंगे कि ऑर्डर ऑफ ए यदि इनफाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इसके लिए देखो तब सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, अपरिमित। अब इसको देखो किससे सिद्ध करेंगे, विरोधाभास विधि से। यदि संभव है तो माना, जब भी अपने को विरोधाभास विधि से सिद्ध करना हो तो उसके लिए हम पहले क्या मानते हैं, यदि संभव है तो माना। अपन मान लेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए है, संभव है तो मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या है, इनफाइनाइट है, अपरिमित है, सॉरी परिमित है, ये मानेंगे ना। उल्टा मानेंगे और लास्ट में इसी चीज का क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, सॉरी परिमित मानेंगे ना। ऑर्डर ऑफ ए मान लिया परिमित है, परिमित है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ऑर्डर ऑफ ए है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होगा, एन के बराबर। मान लो कोई नंबर के तो बराबर होगा, इनफाइनाइट का तो कोई नंबर नहीं होता है, लेकिन फाइनाइट का तो कोई नंबर होता है ना, तो हमने मान लिया एन के बराबर है। तो यहां से बताओ, जब भी आपको पता है कि इस ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू यदि एन लिखा हुआ आता है, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन इक्वल टू ई लिख सकते हैं ना। तो यहां से बताओ क्या हो जाएगा, ए की पावर -1 की पावर एन बराबर ई, ये हो गया। अब दोनों तरफ इन्वर्स करवा दो, तो दोनों तरफ इन्वर्स करवाएंगे तो क्या होगा, ए की पावर -1 बराबर क्या आ गया, ई। ठीक है, अब देखो अब यहां से देखो दोनों तरफ इन्वर्स करा दो, उससे पहले क्या करो, इसको अंदर भेजो, ए की पावर एन इनवर्स इक्वल टू ई। अब इन्वर्स करवाओ, तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, ए की पावर -1, तो यहां से ई क्या इसके बराबर हो जाएगा, ए की पावर एन इक्वल टू ई। और ए की पावर एन इक्वल टू ई को आपको पता है क्या लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ ए किससे छोटा हो जाएगा, एन से छोटा हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर है बताओ, सॉरी यहां से ऑर्डर ऑफ ये नहीं लिखना अपने को ये लिखना है कि ऑर्डर ऑफ ए है वो एन से छोटा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मान लो मैंने ऑर्डर ऑफ ए है वो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या माना, एन माना, तो ऑर्डर ऑफ ए भी किससे छोटा हो गया, एन से छोटा हो गया। अर्थात ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गए, यहां से फाइनाइट आ गए ना, ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया, फाइनाइट आ गया। इसका मतलब यहां समझो देखो कि हमने क्या किया, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या बराबर क्या माना, स्टार्टिंग में हमने जो ऑर्डर ऑफ ए माना था वो क्या गया, इनफाइनाइट माना था। और फिर हमने सिद्ध क्या करना था, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर इनफाइनाइट सिद्ध करना था। इसके लिए क्या किया हमने, यदि संभव है तो माना कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है वो इनफाइनाइट है, नहीं सॉरी ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या है, फाइनाइट है। तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर क्या मान लिया, एन मान लिया। और फिर हमने जब ऑपरेट कराया तो ऑर्डर ऑफ ए भी क्या गया, फाइनाइट आ गया, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए हमने क्या मान रखा था, इनफाइनाइट मान रखा था ना। और यहां से क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट। अतः ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या आ जाएगा, अपरिमित। अर्थात ऑर्डर ऑफ ए है वो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा। ये अपने को प्रूव करना था। दोबारा देख लो, हमने स्टार्टिंग में ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या माना था, इनफाइनाइट मान लिया था। अपने को सिद्ध करना था कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा ना भाई। ऑर्डर ऑफ ए यदि सॉरी देखो इधर बताता हूं मैं, यहाँ से हमने स्टार्टिंग में माना था कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इनफाइनाइट है। ऑर्डर ऑफ ए क्या माना था, इनफाइनाइट। अपने को प्रूफ क्या करना था कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा।
अब हमने इसको किस विधि से सिद्ध किया, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, विरोधाभास विधि से सिद्ध किया। और विरोधाभास विधि में हमने क्या मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर क्या मान लिया, फाइनाइट मान लिया। तो ऑर्डर ऑफ ए जब हमने फाइनाइट माना तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया कि ऑर्डर ऑफ ए वो भी क्या गया, लेस देन एन आ गया। इसका मतलब यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया, फाइनाइट आ गया, जो कि क्या है, विरोधाभास है। क्यों, क्योंकि हमने ऑर्डर ऑफ ए क्या माना था, इनफाइनाइट माना था, और यहाँ पे क्या आ गया, फाइनाइट आ गया। इसका मतलब हमने जो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को फाइनाइट माना है वो गलत है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ऑर्डर ऑफ ए यदि इनफाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, दोनों बराबर होंगे। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गई थ्योरम। इस प्रकार से हम इस थ्योरम को करने वाले हैं और कर लिया कंप्लीट। अब इसके में अगली थ्योरम को चलते हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई हुई है एग्जाम में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाले लेक्चर से आपकी सारी चीजें है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुट होंगे। क्योंकि हमारे कम से कम 3 से 4 लेक्चर और आने वाले हैं, और 3 से 4 लेक्चर में ये क्या हो जाएगी, यूनिट आपकी 1 कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि देखो जैसे पहले हम ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाते थे ना, तो ग्रीन बोर्ड पे तो क्या होता है, टाइम लगता है, यूनिट होने में कितना बहुत टाइम लगता है। अब जैसे इस पे पढ़ाने लगे ना, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम चाहेंगे तो लास्ट में आपको ये मान के चलो, लास्ट में आपके कम टाइम भी बचेगा ना, तब भी हम आपको कंप्लीट करवा देंगे सिलेबस, टेंशन मत लो। अब तो ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। हम तो कम से कम आपको लास्ट टाइम 2-2 वीडियो एक साथ दे सकेंगे, क्योंकि टाइम नहीं लगता। ग्रीन बोर्ड पे क्या होता है कि कंप्रेस करो और फिर उसको टाइम लगता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगली थ्योरम में चलते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है अगली वाली भी, लिकोस का स्टेटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ग्रुप जी के अवयव, ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि यदि ऑर्डर ऑफ ए से प्रदर्शित हो तो सिद्ध कीजिए कि ऑर्डर ऑफ अक्स ए अक्स इनवर्स बराबर ऑर्डर ऑफ ए फॉर ऑल अक्स बिलोंग्स टू जी। ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। ये क्या कह रहे हैं कि ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि है, उसको हम यदि ऑर्डर ऑफ ए से प्रदर्शित करें तो आपको ये सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ अक्स ए अक्स इनवर्स है वो किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होगा। ये होता है, देखो ऐसे होता है, इस थ्योरम का एप्लीकेशन भी होता है। जैसे कंपटीशन एग्जाम होता है ना, तब आपका यहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आता है आपके कंपटीशन एग्जाम में। आपके सिर्फ थ्योरम प्रूफ आती है, वहां पे इसका एप्लीकेशन आता है, मतलब उसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। इसमें ये होता है, देखो ऑर्डर ऑफ अक्स ए अक्स इनवर्स, यहाँ पे तो क्या होना चाहिए, अवयव, और दूसरी तरफ उसका क्या होना चाहिए, प्रतिलोम, और बीच में कोई अवयव है, तो इसका जो ऑर्डर होता है वो किसके बराबर होता है, बीच वाले अवयव के बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होता है। ये इसका एप्लीकेशन होता है। ऑर्डर ऑफ अक्स ए अक्स इनवर्स बराबर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होता है। यहाँ पे तो अवयव होगा और दूसरी तरफ इसका क्या होगा, कन्वर्स होगा, विलोम होगा, और इसका जो ऑर्डर होगा वो बीच वाले अवयव के बराबर होगा। ये होता है एप्लीकेशन। अपने को एप्लीकेशन में नहीं जाना, अपने को यहाँ पे जो प्रूव करना है उसके लिए ही जाना पड़ेगा। अब देखो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ये बड़ा है, बड़ी थ्योरम है, इसलिए इसको हम आराम से करेंगे। देखो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, हम इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। गणितीय आगमन मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से हम इसको प्रूव करने वाले हैं। तो देखो मैं आपको बता देता हूं गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है। गणितीय आगमन मैथमेटिकल इंडक्शन
मेथड। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से जब भी इसको प्रूव करना होता है सबसे पहले क्या करते हैं, n बराबर 1 के लिए इसको प्रूव करते हैं, फिर n बराबर k के लिए इसको क्या मानते हैं, सत्य मानते हैं, और n बराबर k प्लस 1 के लिए इसको सत्य सिद्ध करते हैं। ये आपका मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड होता है। गणितीय आगमन सिद्धांत ये कहता है कि सबसे पहले आप इसको n बराबर 1 के लिए सत्य सिद्ध करो, फिर n बराबर k के लिए सत्य मानो, और n बराबर k प्लस 1 के लिए इसको सत्य सिद्ध कर दो। ये आपका होता है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ अक्स ए अक्स इनवर्स है वो ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होता है, तो इसको हम गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, तो देखो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। माना जी ग्रुप है, माना जी क्या है, ग्रुप है, तथा ए और एक्स है वो बिलोंग्स टू जी, ए और एक्स बिलोंग्स टू जी, तथा माना ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन मान लिया, ऑर्डर ऑफ ए को क्या मान लिया, एन मान लिया, तो यहां से ए की पावर एन इक्वल टू ई लिख सकते हैं। आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू यदि एन होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन इक्वल टू ई, तथा ऑर्डर ऑफ एक्स से एक्स इनवर्स को हम देखो जब भी हमें दोनों को बराबर सिद्ध करना है तो एक का ऑर्डर तो एम मान लो और एक का ऑर्डर एन मान लो। एम इसको मानेंगे तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एक्स से एक्स इनवर्स बराबर मान लिया हमने एम, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर एम बराबर ई, ये लिख सकते हैं। तब अपने को सिद्ध करना है कि दोनों बराबर होंगे, तब सिद्ध करना है कि m बराबर n, आपको वही m बराबर n सिद्ध करना है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे कि n बराबर k के लिए सत्य है, फिर यहाँ पे इसको करेंगे n फॉर्म में लाएंगे, इसको क्या करेंगे n फॉर्म में निकालेंगे, और फिर n फॉर्म से हम क्या करेंगे, m बराबर n सिद्ध करेंगे। और m बराबर n सिद्ध करने के लिए आपको पता है कि m को लेस देन n बताना पड़ेगा और n को लेस देन m बताना पड़ेगा, फिर समीकरण 1 और 2 से m बराबर n लिख देंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करने के लिए कैसे करेंगे बताओ, n बराबर 1 के लिए इसको सत्य मान लेंगे, और फिर n बराबर 1 के लिए सत्य सिद्ध कर देंगे, और n बराबर k प्लस k के लिए सत्य मान लेंगे, और n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो देखो अब करते हैं आगे। फर्स्ट पार्ट, इसके लिए सर्वप्रथम गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे कि गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे कि एक्स ए एक्स की पावर n इक्वल टू क्या होगा, एक्स ए की पावर n एक्स इनवर्स। सबसे पहले m बराबर n तो आपको सिद्ध करना ही करना है। इसके लिए सर्वप्रथम अपने को इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से अपने को यह प्रूव करना है कि एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर n है वो किसके बराबर होगा, एक्स ए की पावर n एक्स इनवर्स के बराबर होगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, m बराबर n को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक के लिए तो सिद्ध है ही, ये दो के लिए मान लेते हैं, क्या करते हैं, दो के लिए सत्य मान लेते हैं, दो के लिए हम सिद्ध कर देते हैं। ठीक है ना, एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर 2 के लिए ले लेते हैं, क्योंकि n बराबर 1 के लिए तो आपको पता है कि डायरेक्ट सिद्ध किया हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं 2
टू के लिए सत्य सिद्ध कर देते हैं और फिर के लिए सत्य मान लेंगे और k+1 के लिए सत्य सिद्ध कर देंगे। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अक्स ए अक्स इनवर्स, अक्स ए अक्स इनवर्स लिख सकता हूँ ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये सारे अवयव क्या है, अक्स और ए है, वो आपको पता है कि ग्रुप के अवयव है, और ग्रुप के अवयव है तो इनको साचर्यता से मैं कैसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ साचर्यता का यूज। तो साचर्यता से मैं इसको कैसे भी लिख सकता हूँ, कैसे लिखूंगा, अक्स ए अक्स इनवर्स अक्स को मैं एक साथ लिखता हूँ और यहाँ से अक्स इनवर्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अक्स ए ई अक्स इनवर्स। यहां तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब ये क्या हो गया, देखो अक्स ए ये हो गया और यहां से ये हो गया। अब यहां से क्या हो गया, ए हो गया और ए क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। ये आप अलग अलग भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक स्टेप और बढ़ा के लिखना चाहो तो यहां से लिख सकते हो ये, और ये हो गया अक्स ए स्क्वायर अक्स इनवर्स। तो n बराबर 2 के लिए क्या हो गया, ये सत्य हो गया। तो यहां से लिख सकेंगे अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर 2 किसके बराबर हो गया, अक्स ए स्क्वायर अक्स इनवर्स। यहां तक क्लियर है। अतः परिणाम n बराबर 2 के लिए सत्य है। अतः परिणाम n बराबर 2 के लिए सत्य, ठीक है। अब माना परिणाम n बराबर k के लिए भी सत्य है और k+1 के लिए इसको सिद्ध कर देंगे। माना परिणाम n बराबर k के लिए सत्य है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अर्थात k के लिए सत्य मानेंगे तो अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर k, तो यहां से ये हो गया अक्स ए की पावर k अक्स इनवर्स। अब k+1 के लिए इसको सिद्ध कर देंगे, ठीक है। अब सिद्ध करना है कि, अब देखो इसमें तो क्या ही समझाना, आपको पता ही है, जो चीज मैंने पहले समझा दी, तो अब मैं इसको लिख रहा हूं बस सिर्फ। अब सिद्ध करना है कि परिणाम n बराबर k+1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। सत्य सिद्ध, ये सिद्ध करना है अपने को कि परिणाम जो है वो n बराबर k के लिए k+1 के लिए क्या है, सत्य है, ठीक है। अब देखो किसको लेकर चलेंगे हम, डायरेक्ट हम जिसको सिद्ध करना है उसको लेकर चलेंगे, अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर k+1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, n बराबर 2 के लिए सत्य सिद्ध कर दिया, फिर परिणाम को n बराबर k के लिए सत्य मान लिया। अब अपने को सिद्ध करना है कि परिणाम n बराबर k+1 के लिए सत्य है, तो हम क्या करेंगे, k+1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे और फिर सिद्ध करने के बाद में हम आगे की स्टेप क्या करने वाले हैं, m बराबर n सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, ये लिख सकता हूं क्या, है ना, यहां तक सही है। अब देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसके पावर k लगा देते हैं। अक्स ए अक्स इनवर्स और यहाँ पे अक्स की पावर अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर की, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से अक्स ए अक्स इनवर्स, और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, यहाँ से इस समीकरण को दे दो कुछ नाम, या तो अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर के बराबर क्या लिख सकता हूँ, अक्स ए की पावर के और अक्स इनवर्स। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब ये सारे अवयव क्या है, ग्रुप के अवयव है, तो इन अवयव को मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, साचर्यता से। हमने क्या किया कि अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर k+1 के लिए किया है, तो k+1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अक्स ए अक्स इनवर्स
अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर के, और अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर के का मान हमने रख दिया। और ये सारे अवयव क्या है, ग्रुप के अवयव है, तो इन अवयव को हम कैसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से देखो क्या हो गया, अक्स ए ए की पावर के अक्स इनवर्स, तो यहां से क्या हो जाएगा, अक्स ए की पावर के अक्स इनवर्स, तो ये हो जाएगा अपने पास अक्स ए की पावर के प्लस 1 और अक्स इनवर्स। यहाँ तक क्लियर है सबके। तो यहाँ से क्या हो गया, अपने को सिद्ध करना था, क्योंकि अपने पास देखो अक्स ए की पावर अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर के बराबर क्या था, अक्स ए की पावर के अक्स इनवर्स। इसको के प्लस 1 के लिए सिद्ध करना था, तो यहाँ पे पावर क्या आ गई, के प्लस 1 आ गया। इसका मतलब परिणाम n बराबर के 1 होता है, परिणाम n बराबर के प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अब यहां से देखो क्या आ गया, अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर के प्लस 1 किसके बराबर आ गया, अक्स ए की पावर के प्लस 1 और अक्स इनवर्स। अब अपने को जो मेन चीज सिद्ध करनी है वो m बराबर n वाली के लिए, तो इसके लिए मैं थोड़ी लिख देता हूं, अतः परिणाम n बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से गणितीय आगमन सिद्धांत से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर n के लिए लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं अक्स ए की पावर n अक्स इनवर्स। ये अपने को सिद्ध करना था, हो गया समीकरण संख्या 1। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि m बराबर n के लिए सिद्ध करना है ना, m बराबर n सिद्ध करना है, तो m इज लेस देन n बताना है और n इज लेस देन n बताएंगे, और फिर यहाँ समीकरण 1 और 2 से क्या लिख देंगे, डायरेक्ट m बराबर n। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, अब अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर n ले लिए, इसको लेकर चलते हैं। तो यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, अक्स ए की पावर n अक्स इनवर्स। आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या दे रखा है, ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या दे रखा है अपने को, n दे रखा है ना, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या दे रखा है n, और ऑर्डर ऑफ अक्स ए अक्स इनवर्स बराबर क्या दे रखा था m। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर n इक्वल टू e। तो यहां से देखो a की पावर n आ गया, और a की पावर n के बराबर में क्या लिख सकता हूं, e लिख सकता हूं ना। तो यहां से हो जाएगा अक्स e अक्स इनवर्स। तो यहां से क्या हो गया देखो, अक्स अक्स इनवर्स ये होगा ना, और अक्स अक्स इनवर्स क्या हो जाएगा अपने पास, e के बराबर हो जाएगा। तो यहां से देखो अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर n के बराबर आ गया, तो इस चीज के बराबर में क्या लिख सकता हूं बताओ, अक्स ए अक्स इनवर्स बराबर की पावर n बराबर e होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ अक्स ए अक्स इनवर्स किससे लेस देन हो जाएगा, n से लेस देन हो जाएगा ना। देखो a की पावर n इक्वल टू e लिखा हुआ आता है, तो हम क्या लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ a का मान किससे छोटा हो जाएगा, n से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर n है वो e के बराबर है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ अक्स ए अक्स इनवर्स किससे लेस देन हो जाएगा, n से लेस देन हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ अक्स ए अक्स इनवर्स किसके बराबर है, m के बराबर है, तो m का मान लेस देन n हो जाएगा। बहुत इजी है ये थ्योरम, ये जो सारी थ्योरम है ये बहुत इजी है। आपको जरूरत है तो समझने की जरूरत है, यदि आप समझ में आ गई ना जिस दिन, तो ये मान के चलो आपके लिए आसान है ये थ्योरम। अब आप समझना नहीं चाहते वो आपकी बात आपका है, लेकिन ये बता देता हूं मैं कि इससे इजी पेपर कोई पेपर नहीं है आपका। आप कहोगे सर आप कॉम्प्लेक्स तो इससे भी इजी है, लेकिन कॉम्प्लेक्स है इजी, लेकिन ये चीज समझ में आ गई ना ये इस पेपर की, तो ये मान के चलो ये बहुत इजी है। तो यहां से देखो इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे बताओ अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर n बराबर ये आ गया, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ऑर्डर ऑफ अक्स ए अक्स इनवर्स किससे लेस देन हो जाएगा, n से लेस देन हो जाएगा। और अपने को देखो ऑर्डर ऑफ अक्स ए अक्स इनवर्स क्या दे रखा है, m दे रखा है, और ये हो गया अपने पास m का मान लेस देन n। ये हो गई समीकरण संख्या 1। ये देखो एग्जाम ये शो करना होता है कारण कि भाई हम इसके बराबर क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो अब अपन किसको लेकर चल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर m को लेकर चल रहे हैं। ऑर्डर ऑफ अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर m को हम लेकर चल रहे हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ,
एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर m बराबर e लिख सकता हूं ना। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि आपको a की पावर n इक्वल टू e लिखा हुआ था तो ऑर्डर ऑफ a लेस देन n हो जाएगा। और जब भी आपके ये लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n, तो यहाँ से a की पावर n इक्वल टू e लिख सकते हो आप। यही तो मैंने किया है कि एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर m बराबर e लिख दिया मैंने। आगे समझ में? अब देखो एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर m है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? यहाँ से ये लिख सकता हूँ ना, एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर m बराबर में क्या लिख सकता हूँ? एक्स ए की पावर m और एक्स इनवर्स, ये लिख सकता हूँ। लिखो, तो यहां से हो जाएगा आपके पास एक्स ए की पावर m एक्स इनवर्स बराबर e। यहां तक समझ में आ गया आपके? एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर एक्स ए की पावर m एक्स इनवर्स बराबर e लिख दिया यहां से। तो आपको पता है कि एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर बराबर ये लिख दिया ना, तो अपने को पता है। देखो यहां से क्या लिख सकते हो आप? दोनों तरफ किससे करवा दो संक्रिया? एक्स इनवर्स से संक्रिया करा दो। इससे क्या करवा दो? देखो यहां से इसको हटाना है, अपने को लाना है a की पावर m इक्वल टू e लाना है। अपने को क्या प्रूव करना है? a की पावर m इक्वल टू e लाना है। तो हम क्या करेंगे? देखो यहां समझो, इधर से संक्रिया करवा देता हूं मैं एक्स इनवर्स से। क्यों? क्योंकि इसको हटाना है, इस एक्स को हटाना है और एक्स इनवर्स को हटाना है। अपने को लाना है सिर्फ a की पावर m के फॉर्म में लाना है। तो देखो ऐसे करेंगे हम, एक्स ए की पावर m एक्स इनवर्स, और इधर मैंने संक्रिया करा दी एक्स से, और इसके हो गया एक्स इनवर्स e एक्स, ये हो गया। यहां तक क्लियर है समझ के? अब ये सारे अवयव ग्रुप के अवयव है, तो मैं इनको कैसे भी लिख सकता हूँ? ए की पावर m, और यहां से ये हो गया एक्स इनवर्स एक्स, और ये क्या हो गया? एक्स इनवर्स एक्स। भाई आपको पता है कि तत्समक अवयव की किसी भी अवयव से संक्रिया कराने पर वही अवयव वापस आ जाता है। अब देखो एक्स इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ई। तो ई ए की पावर m ई बराबर यहां से क्या आ गया? ई। तो ये हो गया अपने पास a की पावर m इक्वल टू ई, और a की पावर m इक्वल टू ई होने का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ a है वो किससे छोटा हो जाएगा? m से छोटा हो जाएगा। और अपने को पता है कि ऑर्डर ऑफ a किसके बराबर है? n के बराबर है। तो यहाँ से n किसके छोटा हो जाएगा? m से छोटा हो जाएगा। ये हो गई समीकरण संख्या सेकंड। समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं? m बराबर n। बस यही अपने को प्रूव करना था भाई। ये हो गया प्रूफ आपका। यदि सेकंड थर्ड बोलो तो तब ऐसे बोल सकते हो, ये थर्ड बोलना चाहो तो थर्ड बोल सकते हो, ऊपर वाली सेकंड हो जाएगी, सेकंड और थर्ड से। इसको सेकंड दे देता हूँ नाम, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ये हो गई थ्योरम आपकी। m बराबर क्या आ गया? n आ गया। अतः लास्ट में अपने जल्द लिख देते हैं जो अपने को प्रूव करना था। अतः अतः ऑर्डर ऑफ एक्स से एक्स इनवर्स किसके बराबर आ गया? ऑर्डर ऑफ ए के बराबर हो गया। ये अपने को क्या करना था? प्रूव करना था। एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इसको खत्म करते हैं। शायद 1 घंटे की क्लास तो हो गई होगी, होने वाली है। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं और, छोटा सा क्वेश्चन है। यदि एक परिमित ग्रुप के अवयव ए कोमा बी तथा ए बी हो तथा ऑर्डर ऑफ ए है वो किसके बराबर हो? ऑर्डर ऑफ बी के बराबर। और ऑर्डर ऑफ बी है वो किसके बराबर हो? ऑर्डर ऑफ ए बी के बराबर। और सब किसके बराबर है? 2 के बराबर है। हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर बी है। मतलब आबेली ग्रुप सिद्ध करना है अपने को। सिद्ध करना है कि
ए बी बराबर बी। देखो कैसे अपने इसको प्रूव करना है। सॉल्यूशन अपने को क्या दे रखा है कि यदि एक परिमित ग्रुप के अवयव ए बी और ए बी हो तो आपको ये सिद्ध करना, आपको ये दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ ए है वो ऑर्डर ऑफ बी के बराबर है, ऑर्डर ऑफ बी है वो ऑर्डर ए बी के बराबर है। तो इन सब का मान है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ए बी बराबर क्या है, बी है। इसका मतलब आपको जो जी दे रखा है वो आपको अबेली ग्रुप सिद्ध करके दिखाना है। भाई अपने को पता है कि ए बी बराबर बी कहाँ होता है, अबेली ग्रुप में ही होती कंडीशन। तो देखो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है वो लिखते हैं। दिया है कि ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ बी के बराबर है। और ऑर्डर ऑफ बी किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ ए बी के बराबर है। ये किसके बराबर है, आपके पास 2 है। तो देखो यहां से ऑर्डर ऑफ ए है, ऑर्डर ऑफ ए बराबर मान के चल रहे हैं 2 है। तो आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है यदि मान लो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर एन इक्वल टू ई लिख सकता हूँ। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर 2 बराबर ई लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। भाई यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर 2 बराबर ई। क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन है तो ए की पावर एन इक्वल टू ई लिख सकता हूँ। तो यहां से ए स्क्वायर बराबर क्या लिख दिया मैंने, ई लिख दिया। अब यहां से देखो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आपको बताया था कि किसी अवयव की पूर्णांक घात क्या होती है, ए स्टार ए ही तो होती है। दोनों तरफ मैंने किसे संक्रिया करा दी, ए इनवर्स से संक्रिया करा दी। तो यहां से क्या हो गया, ए स्टार ई बराबर ए इनवर्स, और यहां से ए बराबर क्या आ गया अपने पास, ए इनवर्स आ गया। ए बराबर क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। देखो ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या था, 2 था। तो यहां से अपने पास क्या रिजल्ट आ गया, ए बराबर ए इनवर्स आ गया। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं कि ऑर्डर ऑफ बी बराबर यदि 2 है, तो ऑर्डर ऑफ बी बराबर 2 है, इसका मतलब भी क्या होगा, बी बराबर बी इनवर्स। भाई यही तो आएगा, बी बराबर बी इनवर्स। तथा ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर भी क्या है अपने पास, 2 है। और ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर भी 2 है, इसका मतलब ए बी भी किसके बराबर है, ए बी के इनवर्स के बराबर है। ये हो गया आपके समीकरण संख्या 3। अब अपन किसको लेकर चल रहे हैं, समीकरण 3 से लेकर चल रहे हैं। तो अतः सॉरी, अब ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी का इनवर्स। ये चीज समझ में आ गई क्या, इतना चीज क्यों लिखा। अपने को दे रखा था ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू 2 दे रखा था। तो हमने क्या किया, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2 लिया था। तो हमने वहां से क्या लिख दिया था, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए की पावर एन इक्वल टू ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर ई, और ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्टार ए, और फिर दोनों तरफ ए इनवर्स से संक्रिया करा दी। तो यहाँ से अपने पास रिजल्ट आ गया कि ए बराबर ए इनवर्स। तो इसी प्रकार ऑर्डर ऑफ बी बराबर 2 दे रखा, तो इसका मतलब ये होगा कि बी है वो किसके बराबर होगा, बी इनवर्स के। इसी प्रकार क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर 2 है, तो यहाँ पे क्या मतलब होगा कि ए बी भी ए बी इनवर्स के बराबर होगा। हम लेकर चल रहे हैं कि ए बी बराबर ए बी इनवर्स है। आपको पता है उत्क्रमण नियम क्या होता है, क्या होता है उत्क्रमण नियम। अरे भाई देखो, जहां जहां चीजें आपको नॉलेज, तो ये मान लो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक चीज का पता होगा तभी आप इनको सोल्व कर पाओगे। ए बी का इनवर्स बराबर क्या होता है बताओ, यही तो होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहां लिख दो। तो ये हो गया अपने पास क्या, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब अपने को पता है कि समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से देखो, बी बराबर तो हम क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स, और ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स लिख सकते हैं ना। तो यहां से देखो बी इनवर्स बराबर तो क्या लिख दोगे आप, बी, और ए इनवर्स बराबर क्या लिख दोगे, ए। तो यहां से ए बी बराबर बी ए, और इसका मतलब क्या हुआ, जी क्या है, अबेली ग्रुप है। इतने इजी एग्जाम्पल हैं, पर आपको इजी एग्जाम्पल नहीं आने वाले आपके, ये तो आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए मैंने करवाया। अब आगे के लेक्चर में क्या करने वाले हम, यहाँ समझ लो। देखो बस अब 2 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे का जो लेक्चर आएगा आपका, एक तो इसी से रिलेटेड आएगा, एक तो एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल होगा, एक थ्योरम होगी। इस प्रकार से 2-3 एग्जाम्पल होंगे, ठीक है, उनका एक लेक्चर आ जाएगा। और एक लेक्चर आएगा आपका पूरा चक्री ग्रुप पे। चक्री ग्रुप के जितने एग्जाम्पल्स है, जितने थ्योरम्स है, वो सारे एक वीडियो में आ जाएगा। और एक वीडियो आपके जो चैप्टर 2 है इसी के, उसका आ जाएगा पूरा,
उसके या तो एक वीडियो बना दूंगा या 2 वीडियो बना दूंगा। तो इतने वीडियो आने वाले आपके पास। अब 4 वीडियो आते ही आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। 4 वीडियो आते ही आपके यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्योंकि आप कमेंट करते हो, क्लास भी बताया करो, आपकी क्लास कैसी लग रही है आपको कमेंट सेक्शन में बताया करो, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा कि भाई आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो हम और क्लासेज बनाएंगे उस पर, है ना। तो आपके कमेंट ही हमारे को मोटिवेशन देते हैं, इसलिए कमेंट किया करो। और प्रत्येक बच्चा लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर रखे, जिससे कि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू।